बेटे ये नेट जो है ना, ये इसमें नहीं लगाना, ये भी उसमें ही लगाया, इसकी जगह है, ठीक है हाँ इसमें लगाया करो। इसकी ना ये पिन होगी खराब, मैं ये देख मेरे को खराब होगी, वो फिर ना कनेक्शन बाद का ड्रॉप हो जाता है। इसमें लगा दो ताकि वो चलता रहे। अच्छा बच्चों, अब बात हो गई क्या जी कि हमने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स टैक्स है जिसका बर्डन किसी दूसरे पे ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है जी। तो ये कहता है कि डायरेक्ट टैक्स, इफ बर्डन ऑफ टैक्स, इफ बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनीवन एल्स, दिस इज अ, कहता है कि टैक्स इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम एंटिटी टू विच आइडेंटिटी टू विच इट्स इम्पोज। इसके दो नाम होते हैं, यहाँ दो टर्म्स हैं। एक होता है इनिशियल बर्डन, इनिशियल बर्डन होता है जिसको टैक्स रिसिप्ट जाती है, इसको क्या कहते हैं, इनिशियल बर्डन। और जिसको पे करना पड़ता है उसे कहते हैं इंसिडेंट ऑफ बर्डन, उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट ऑफ बर्डन। तो यहाँ पे ये कहता है कि जिस बंदे को ये टैक्स जाएगा उसी को अदा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जिसके ऊपर बेसिक इंसिडेंट आपने लगाई है टैक्स की, वही बंदा क्या करेगा, इसकी अदायगी करेगा। इंसिडेंट कहते हैं कि पे कौन करेगा एक्चुअली, ये जाएगा किसको और पे कौन करेगा। सो दिस इज व्हाट द थिंग। तो पहली चीज ये है कि इनिशियल बर्डन किस पे होगा, जिसको रिसीव जाएगी, और जो पे करेगा उसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट। तो एक इनिशियल बर्डन है और एक अल्टीमेट बर्डन है। इनिशियल बर्डन जिसको हमने इनवॉइस पकड़ाई, अल्टीमेट बर्डन जिसने भरा। तो यहाँ जिसको रिसीव दिया वही भरेगा, जिस पे इनिशियल बर्डन होगा उसी पे अल्टीमेट बर्डन होगा। कि दैट से मिस्टर सलीम के नाम की इनवॉइस है भाई, ये टैक्स आपने देना है। तो इनिशियल बर्डन भी सलीम पे है और अल्टीमेट बर्डन भी सलीम पे है, दो अलग अलग लोग नहीं है। तो इसको कह देंगे डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का फायदा ये कि डायरेक्ट टैक्स में दो टैक्स आते हैं, एक इनकम टैक्स, एक प्रॉपर्टी टैक्स। दोनों डायरेक्ट नेशनल बैंक में जमा होते हैं, हुकूमत के नुमाइंदा बैंक में। तो जब जो दोनों टैक्स है दोनों ही प्रोग्रेसिव है, दोनों ही प्रोग्रेसिव है। चूंकि जो वेल्थ टैक्स है वो भी बड़ी दौलत वाले पे ज्यादा लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी बड़े घर वाले पे ज्यादा लगता है, छोटे घर वाले पे, और सैलरी पे या इनकम पे भी टैक्स जो लगता है वो ज्यादा आमदनी वाले पे ज्यादा और कम आमदनी वाले पे कम लगता है। लिहाजा इसको क्या माना जाता है, ये इक्विटेबल है। इक्विटेबल किस सेंस में है जी, बराबर, जितने पैसे उतना टैक्स। राइट जी, इसको क्या कहेंगे, इक्विटेबल। इक्विटेबल किस सेंस में है, ज्यादा पैसा हो गया ज्यादा टैक्स दोगे, कम पैसा होगा कम टैक्स दोगे। आगे आ गया क्या बच्चों, ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल क्यों है जी ये, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में हमें कोई खर्चा नहीं आता। हकीकत में तो हम एक टेबल प्रिंट करके पूरी आवाम को भेज देते हैं, लो भाई टैक्स कैलकुलेट करके खुद ही जमा कराओ, लोग करा देते हैं। हम तो सिर्फ 1000 फाइलों पे कोई 3 फाइलें रेंडमली सेलेक्ट करके ऑडिट कर लेते हैं बस। समझ आई बात की, 1000 लोगों पे 3 फाइलें चेक कर ली। तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा पैसे नहीं लगते। वी हैव टू जस्ट प्रिंट अ टेबल एंड गिव टू द पीपल कि ये आपने इस रेट से जमा कराना है। लोग इतने जिम्मेदार हैं, वो खुद ही जमा करा देते हैं। लिहाजा यहाँ पे हमें टैक्स कलेक्ट करने में बहुत कम पैसे लगेंगे, लेस गवर्नमेंट मशीनरी इज इन्वॉल्व। तो पहली बात ये इक्विटेबल है, अमीर ज्यादा जमा कराएगा गरीब कम। और दूसरी बात इकोनॉमिकल है। क्या मतलब, इसको जमा करने पे ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। और आगे क्या है, रिलेटिवली सर्टेनिटी भी है इसके अंदर। मसलन उसकी वजह ये है कि वो कहता है इसको गवर्नमेंट कैन एस्टिमेट, गवर्नमेंट एस्टिमेट कर सकती है कि इसके नतीजे में कितना पैसा इकट्ठा होगा, इसके नतीजे में कितना पैसा इकट्ठा होगा, गवर्नमेंट इसका अंदाजा या एस्टिमेट कर सकती है। आगे बच्चों आ गया क्या,
इन्फ्लेशनरी, एंटी इन्फ्लेशनरी। अब जो एंटी इन्फ्लेशनरी है उसका क्या मतलब है? बात यह है कि जब तुम अमीर पे ज्यादा टैक्स लगा रहे हो, गरीब पे कम लगा रहे हो, तो अमीर का पैसा कट कर दिया ना। तो यही तो हम चाहते हैं, अमीर का पैसा ज्यादा कटे, गरीब का थोड़ा, ताकि थोड़े बराबरी पे आ जाए। और जब उसके पैसे पे टैक्स लगेगा तो वो कम खरीदेगा। भाई एक बंदे को पता लगे 4 लाख उसकी आमदनी है, लेकिन मिलते ही 60 लाख कट गए, 60 हजार कट गए, थोड़ा सा तो झटका लगेगा ना। तो जो ज्यादा खर्चा कर रहा है कम करेगा। लिहाजा पहली बात बराबरी, अमीर से ज्यादा गरीब से कम। दूसरा, सिर्फ एक टेबल और एक रूटीन छापनी है, मशीनरी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और रिलेटिवली क्या है, सर्टन है, क्योंकि हुकूमत सर्टन कर सकती है कि इस पिछले साल ये रेट पे इतना रेवेन्यू आया था, ये रेट है तो अगले साल ये आएगा, और उसके मुताबिक अपने प्रोजेक्ट को प्लान कर सकती है। और ये एंटी इन्फ्लेशनरी है, चूंकि अमीर पैसे आप ज्यादा ले रहे हैं तो अमीर की खरीदारी आप कम कर रहे हैं, और गरीब तो वैसे मुनासिब खरीदता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? पॉसिबिलिटी इसमें हमेशा रहती है कि जब आपने लोगों पे छोड़ा हुआ है तो लोग तो ईमानदारी से शायद जमा कराएं, शायद ना कराएं। क्या हाल है बच्चों? हो सकता है लोग ईमानदारी से पैसा जमा कराएं, हो सकता है ईमानदारी से ना कराएं, और अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर फॉल्स क्लेम भी करते रहें। एन मुमकिन है। क्या ख्याल है बच्चों? है कि नहीं? तो हो सकता है कोई करे यार, देखो इससे तो डायग्राम ही नहीं बनती, पता नहीं ये क्या है। ये कंप्यूटर हर जगह काम करता है। ये तकरीबन 3.5 लाख का कंप्यूटर है, लेकिन ये है कि मशीनों में प्रॉब्लम है। ये हर क्लास में काम करता है, यहाँ काम नहीं करता। तो जो मुझे लगता है ना वो ये है कि ये जो है ना, ये शॉर्ट सर्किट है, ये क्या कहते हैं इसको, प्रोजेक्टर, जिसकी वजह से ये स्पार्कलिंग शुरू कर देता है। ये देखिए, फैन उसका स्पार्कलिंग शुरू कर देता है। और पता नहीं इसकी क्या वजह है, इसको मैं चार्ज भी दे के देखा, पूरा करके देखो, नहीं, कोई चीज़ काम नहीं कर रही। ये अभी तो काम कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में तो मसला कर देगा ना। अरे यार बदतमीजी ना कर, कुछ बेहतर हो गया नहीं? नहीं, जैसे ही कहता हूँ तो बदतमीजी फिर शुरू कर देता है। ये तो काम नहीं करेगा मुझे लग रहा है। कंप्यूटर हमें चेंज करना पड़ेगा भाई, ये नहीं चलेगा। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, तो पहली बात ये है बच्चों के, पॉसिबल टू वेड है, क्या मतलब? लोग टैक्स चोरी करेंगे। और अनपॉपुलर भी है, जब टैक्स की इनवॉइस आती है, डेज आते हैं जमा कराने के, अब्बू तारीफ करते हैं यार, बड़ा अच्छा करते हैं यार, मेरे से पैसे ले लेते हैं, ऐसा होता है कभी? क्या करते हैं? कहते हैं आगे खटमल कमाते हमें, खाते ही हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुत्ते पालता है, कोई तोते पालता है, कोई घोड़े पालता है, पैसे किसके हैं? हम गरीब होंगे। कोई भैंसे पालता है, पैसे किसके हैं? हम गरीब होंगे। बाज तो ऐसे हैं, कुत्तों को हेलीकॉप्टर पे लेके जाते थे, इधर से इधर, इधर से उधर। पैसे किसके हैं? आवाम के। जब तब्दीली लानी होती है, नया पाकिस्तान बनाना होता है, तो स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट साइकिल पे आता है, हमारा 20 गाड़ियों पे जाता है। और जब तब्दीली आ जाती है तो साइकिल की तस्वीर गायब हो जाती है, हरकतें वही रहती हैं। किसी बंदे ने पोस्ट लगाई थी, कहना स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट जो हफ्ते 2 हफ्ते साइकिल से जाता रहे। हाँ, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की चवलबाजी है। जब चेंज लानी होती है तो कहते हैं देखो ये वजीर आजम तुम्हारा आ रहा है, ये आशा है, ये ले आओ, ये साइकिल पे आएगा। जब वो आता है, वो उससे दुगने ही काम खराब कर रहा होता है जी। तमाशे तमाशे करके उसके बाद सारा काम वैसे ही कर रहे होते हैं जैसे पहले वाले कर रहे होते हैं। तो कोई फर्क नहीं इन लोगों में, सारे एक जैसे होते हैं। तो ये अनपॉपुलर है, क्यों? हमारा हलाल का पैसा हराम कामों पे उजाड़ दिया जाए। और फिर डिस्करेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्या मतलब? जब पैसे में इतनी बड़ी डिडक्शन हो जाएगी तो इसमें सेविंग वाला मामला तो नहीं रहेगा। और दूसरा क्या है, लेस इंसेंटिव टू वर्क हार्ड, आपके पास ज्यादा काम करने का जज्बा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा टैक्स देंगे। तो लिहाजा अनपॉपुलर भी है,
अवॉइड भी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी इसे टैक्स को तो मानना पड़ेगा। क्या हाल है बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपको पता ही नहीं, आपके वॉलेट में से हुकूमत ने लंबा हाथ करके वॉलेट निकाल लिया। वो कैसे? चाय की पत्ती का डब्बा लेने गए, 1000 रुपया दे आए। पत्ती का डब्बा था 820 रुपए का। 820 रुपए का डब्बा था, 180 रुपये हुकूमत को दे आए, हमें पता ही नहीं। तो ये तो वही काम हो गया ना। क्या हाल है बच्चों? इसके अंदर इनिशियल बर्डन किसी और पे आता है और अल्टीमेट बर्डन किसी और पे जाता है। मिसाल के तौर पे टोयोटा की गाड़ी है जी, टोयोटा की गाड़ी है, तो टैक्स तो टोयोटा पे लगाना कि गाड़ी उसने बनाई है, टायरों में पैसा दिया है, बैटरी में टैक्स दिया है, जो जो खरीदा है। तो टोयोटा ने दिया है, बैटरी पे भी सेल्स टैक्स दिया है, टायरों पे भी सेल्स टैक्स दिया है, पुर्जों पे भी दिया है, पेंट के डब्बे पे भी दिया है जी। लेकिन जब उसने गाड़ी बना ली, उसने वो बर्डन उठा के किस पे डाल दिया? उसने उठा के कस्टमर पे डाल दिया सीधा, या डिस्ट्रीब्यूटर पे डाला। डिस्ट्रीब्यूटर ने भी वो पैसे दे दिए, लेकिन बर्डन किस पर ट्रांसफर कर दिया? कस्टमर पे। तो इसका पैसे दे कोई और रहा है और भर कोई और रहा है, तो बर्डन आगे ट्रांसफर हो जाए। टोयोटा वालों से कहा था इतना टैक्स देना है, और दूसरा इस पर खर्चा बहुत आना है। क्यों? लिप्टन वालों के जितने डब्बे जाते हैं, कैसे पता चलता है? एक बंदा लिप्टन की फैक्ट्री में बैठाना पड़ता होगा, येलो लेबल की फैक्ट्री में। वो देखता है ट्रक जा रहे हैं, चलो हमारे पैसे निकालो, वो वहां से लेके आया ऐसा पैसा। तो जितनी फैक्ट्री है सब जगह क्या बैठा होगा आपका? टैक्स का बंदा। तो कलेक्ट करने में खर्चा लगेगा ना। बंदा बैठाने के लिए उसको क्या देने पड़ेंगे? तनख्वाह देनी पड़ेगी, राइट जी। एक दफा मेरे बिनोई की ड्यूटी लगी उधर होटलों पे ऊपर ना, होटलों पे ड्यूटी लगी, उन्होंने चेंज करा ली। उन्होंने कहा ना भाई, ये मेरे से नहीं होती। एक दफा वो, ये होटल है इधर जियाफत, तो जियाफत होटल में बैठ के खाना खा रहे थे। तो उनका मैनेजर आ गया, उन्होंने कहा सर जी, आप बेशक हमारा काम ना किया करें, लेकिन जलील करने के लिए रोटी वाला डब्बा तो घर से ना ना लाया करें। रोटी हमसे खा लिया करें। तो मैंने यार कहते नहीं यार, रोटी इनकी खा ली ना, तो फिर फेवर देना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत जल्दी अपना तबादला करवा के एचआर में चले गए। उन्होंने कहा यार ये बड़ा गंदा काम है। करो। और दूसरी बार होटल ज्यादा होते हैं बदमाशों के। मसलन ये नहीं कि आपने काम नहीं किया तो आप बड़े आपकी इज्जत होगी, इज्जत नहीं होगी, फेंटी पड़ेगा। शरीफ आदमी है, वर्दी में खाना कोई चीज नहीं लेने जाते, फल वगैरह ना। वो कहते हैं वर्दी पहनी हो ना, टैक्स इंस्पेक्टर की भी वर्दी होती है ना, रेवेन्यू अफसर की सॉरी, तो कमिश्नर की एक वर्दी होती है, यानी पहन के जाओ, लोग पैसे ही नहीं लेते। तो शर्म आती है। वो फिर पहले घर आते हैं, यूनिफॉर्म उतारते हैं, फिर सिविल कपड़े पहनते हैं, फिर जाके चीज लेके आते हैं। अच्छा बच्चों, सो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है, जी बेटा। 120 टैक्स है, 846 जी जी। तो ये 120 टैक्स ही कंपनी ने भी पे किया हुआ है, ये हम पे ज्यादा? नहीं, पहले इक्वल ही होता है। गवर्नमेंट आगे आप पे ट्रांसफर कर देती है, ये ज्यादा नहीं। गवर्नमेंट ये नहीं कि वो 16 देंगे, 1% उन्हें कमीशन हो जाएगा। हाँ, होटल वाले अक्सर करते हैं कि सर्विस चार्ज के अंदर टैक्स डालते हैं होटल का, लेकिन आगे जमा नहीं कराते। अब गवर्नमेंट ने इसलिए उन्हें कहा है कि वो जो मशीन नहीं होती जिसका ऐसे करके वो जल्दी से दराज खुल जाता है, कैश मशीन होती है, उसकी चिट से लेके आए। वो चिट जो है ना, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाती है, वो कनेक्टेड होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ। तो वो सबसे यही कहते हैं कि आप जब आप पे करें तो आप उन्हें कहें कि हमें वो वाला बिल दें जिसके ऊपर हमें यकीन हो कि आपने पैसा वहाँ दे दिया। तो जिम्मेदारी से करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए आप इनवॉइस वो लेके आएं, ताकि हमें पता हो आपने सबमिट कर दिया, ताकि रिकॉर्ड में आ जाए। इसी तरह जब आप टोल टोल टैक्स देते हैं, तो अक्सर वो क्या करता है, चीट वाला हाथ जरा पीछे रखता है। चीट होती है, हाथ पीछे रखता है। तो क्या होता है बोला, वो 60 रुपए उसकी जेब में गए। अगले वाले को क्या करेगा, कंप्यूटर नहीं चलाएगा, आपके वाली चिट बची हुई उसको दे देगा। और अगर वो भी नहीं लेगा तो उससे अगले वाले को। तो जितने लोग चिट नहीं ना लेते, डर यही होता है कि पैसे किधर जाएंगे, उसकी जेब में जाएंगे। ठीक है, मैं तो ब्रेक मार देता हूँ, नहीं भाई पहले चीट दे। जहां हुकूमत का भला हो सकता है वो तो करे ना।
अच्छा बच्चों, अब बात आ गई क्या है, एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। कहते हैं कि एक्सटर्नैलिटीज तो तुम करेक्ट कर सकते हो। कैसे? कि तुम जो चीजें तुम्हें पता है सेहत के लिए खराब है, अल्कोहल हो गई, सिगरेट हो गया, उसमें तुम ऐसा करो, उस पर तुम टैक्स ज्यादा लगा दो। क्या हाल है बच्चों? जब टैक्स ज्यादा लग जाएगा तो लोग उसको कम इस्तेमाल करेंगे। और इसी इसी हेडिंग को इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीमेरिट गुड्स को कंट्रोल कर सकते हो। एक ही बात है, ठीक है ना। एक्सटर्नैलिटीज और डीमेरिट गुड इकट्ठी पड़ी थी, एक ही चीज है, हेडिंग दो बनाए हुए। अच्छा, इसमें अवेजन मुश्किल है, क्यों? नहीं, बंदा भी बैठा हुआ है। दूसरी बात ये, चाय की पत्ती मिलेगी नहीं तुम्हें जब तक टैक्स नहीं दोगे साथ। अगर आप कहोगे 820 दूंगा, 180 नहीं दूंगा, वो कहेगा जाओ फिर गर्म पानी पी लो, पत्ती नहीं मिलेगी तुम्हें। पत्ती कब मिलेगी? जब वो 180 दोगे। तो लिहाजा ये अवॉइड हो ही नहीं सकता, ये देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, अलाउ पीपल ग्रेटर चॉइस, यानी कंज्यूमर मेक चॉइसेस देन टैक्स इज पेड रादर देन हैविंग इनकम टैक्स टेकन अवे इमीडिएटली। आप खरीदेंगे तो देंगे, नहीं खरीदेंगे तो नहीं देंगे। क्या हाल है? कम खरीदो ताकि कम टैक्स देना पड़े। आगे क्या आ गया? वाइड रेंज, इसकी इसकी ना रेंज बहुत ज्यादा है। सेल्स टैक्स भी है, उसी को जब सर्विसेज में आता है एक्साइज ड्यूटी बन जाता है, और जब रोड पे जाते हैं तो टोल टैक्स बन जाता है, और जब बाहर से कोई चीज लाते हैं तो क्या बन जाता है? कस्टम कस्टम ड्यूटी बन जाता है। तो इस तरह इसकी वैरायटी बहुत ज्यादा बन जाती है। अच्छा बच्चों, अब आ गया क्या जी, ये रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव किस सेंस में है कि अगर पैसों में कन्वर्ट कर लूं, परसेंटेज से पैसों में कन्वर्ट कर लूं, दो बंदे चाय की पत्ती का डब्बा लेने आए, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है। तो पैसों में कन्वर्ट होने के बाद अमीर से भी 180 लेना, गरीब से भी 180 लेना, क्या होगा? अमाउंट के एतबार से क्या बन जाएगा? रिग्रेसिव। इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पैदा होगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये हो गया कि जब मैं कोई चीज बनाने जाऊंगा, गाड़ी बनाने जाऊंगा, तो बैटरी पे भी टैक्स है, टायर पे भी टैक्स है, तो गाड़ी की कॉस्ट क्या हो जाएगी? इसी तरह अगर मैं किताब छापने जाऊंगा, पेपर पे भी टैक्स है, इंक पे भी टैक्स है, तो किताब महंगी हो जाएगी। तो जो चीज बनाने जाओगे उसकी लागत क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट लागत को कहते हैं ना, लागत उसकी ज्यादा है। तो पहली बात क्या है? रिग्रेसिव है। अमीर से भी 180 मांग रहे हो, गरीब से भी, बराबर तो नहीं लिए जा सकते। ठीक है जी। और दूसरी बात, कॉस्ट बढ़ जाएगी, चीजों की कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर बात है वो महंगी भी बनेगी, फिर महंगी हो जाएगी कीमत उनकी, या प्रोडक्ट जब बनाने वाले को मुनाफा सही नहीं मिलेगा। अब आगे आ जाए तो क्या है? ब्लैक मार्केटिंग। अब आपके मुल्क में तो टैक्स लगा हुआ है बहुत ज्यादा। अब यूएई में कोई टैक्स ही नहीं है। यूएई में कोई टैक्स नहीं, तो आप शारमी बाड़ा मार्केट जाए, वहां पे एक लक्स मिलेगा पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी लक्स को तकरीबन 250 पौने 300 का है। और जो यूएई वाला है वो 200 में मिल जाएगा। क्यों? तो वहाँ टैक्स नहीं है, वो टैक्स फ्री पोर्ट से उठा लाया है। ठीक है। तो इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है। बाज लोग तो अपने घर का टूथपेस्ट तक वहीं से लेके आते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। सीधी बात है। टाइल लेने जाएंगे तो हमारे मुल्क में सेल्स टैक्स है ज्यादा, तो ईरानी टाइल बहुत सस्ती मिल जाती है। चाइना के नलके बड़े सस्ते हैं पाकिस्तान से। हालांकि टाइल और नलका कभी भी बाहर का नहीं लगाना चाहिए। वजह क्या है? कि चाइना इन चीजों में पाकिस्तान की क्वालिटी को मीट नहीं कर सकता। उसकी वजह ये, वो ऑटोमेटेड तरीके से टैब्स बनाते हैं, तो उनका निकल भी हमारी क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि हम निकल करते ही नहीं, हम तो प्योर स्टील से बना रहे हैं। और हमारे जो वॉल्व होते हैं, अंदर के वॉल्व वॉल्व बने होते हैं उसके कॉपर के, वो लगा देते हैं प्लास्टिक के। तो जब एक सर्दियां गुजरती हैं, दो गर्म पानी आता है ना गीजर से, वो उनको अंदर से टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, वो लीक करना शुरू कर देती। तो पाकिस्तान में मैंने देखा है कि एक कंपनी है, फैसल, कमाल कंपनी है। मतलब कि मैंने कोई 15 साल पहले एक वॉशरूम बनाया था, और उसका सबसे सस्ते वाला सेट लगाया था, एक भी वॉल खराब नहीं हुआ आज तक, एक भी। और 7,500 का लिया था, और उस वक्त चाइनीज 3.5 4 में मिल जाता। मैंने सादे वाला लिया था। मैंने इसलिए चाइनीज फूल बड़े बड़े बना रहे थे, मैं क्या यार छोड़ तू मुझे ये,
सिंपल सेट है। सोनेक्स भी अच्छा है पाकिस्तान का, लेकिन फैसल एक्सीलेंट है। तो देखिए, हर चीज में दुनिया अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीजों में हम उनसे अच्छे हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक इम्पोर्ट का ट्रेंड पैदा हो गया। वैसे भी अगर आप गौर करें, ये जो बटन आए हैं ना, ये वाले, ये चलते हैं 6 माह, साल, बटन गिरे होते हैं इसके ऊपर से। इससे पहले पाकिस्तानी आते थे पीपीआई के, हमारे बचपन में हमारे घर लगे थे, कराची में बनते थे वो, पियानो स्विच होते थे, उसके लिए चीनी की प्लेट काट के बंद लगते थे उसके अंदर, और वो लाइफ टाइम यूज होते थे। हमने वो छोड़ के ये ले आए। तो ये ट्रेंड जो भी कम वक्त का बच्चा लाया है ना, पाकिस्तान का गद्दार वो है। ये ट्रेंड आना ही नहीं चाहिए। सादगी में एक लाइफ कट रही थी ना, देखिए यहाँ तो इससे ना कोई फायदा है मुझे, तो फिर तो मुझे बात समझ आती है। लेकिन आप कहेंगे इसकी खूबसूरती है, इसकी ये सिंप्लिसिटी आपको अच्छी लग रही है इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। आपकी चीज सादा है ना, आप वो यूज करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब चाइनीज अमीर हो गए, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं किया कि लोग पहाड़ों में रहते हैं तो उन्होंने नहीं, आप पहाड़ों में ना रहा करो, पैसे आ गए। ये पैसे जाया होंगे ना, पहाड़ में रह रहे हैं, जिंदगी काटनी, काटने तो क्या जा रहा है। नहीं जी, टीवी भी लग गए हैं वहाँ, एलसीडी भी आ गई है वहाँ, मोबाइल भी अंदर चलने शुरू हो गए हैं, पैसा आ गया उनके पास। लेकिन पहाड़ों के ऊपर पहले वो चढ़ते थे, वो पत्थरों के ऊपर पैर रख के अब सीढ़ियां बना ली। तो ठीक है, जिंदगी चल रही, चलने दो यार, क्या हाल। नहीं जी, वही मेरे वाली बात है कि फॉल सीलिंग बेकार है, ये टैले शैले बेकार है, यहाँ प्लास्टर करा दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ व्हाइट वॉश करके छत छत को पेंट करके ये लाइटें लगा दो तुम लोग। लेकिन मशीन और इक्विपमेंट हमेशा लेटेस्ट लेके आओ, मल्टीमीडिया लेटेस्ट लगाओ ना, क्या हाल है। ये ज्यादा जरूरी है। तो जब आप भी खर्चा करें ना, तो इस चीज का ख्याल रखें। देखें, घर में गर्म ठंडा पानी नहीं ना आता, तो ये गलत है, इस पे पैसे लगाएं। गर्म ठंडा पानी आना चाहिए, लेकिन फजूल पैसा ना फेंके कि ये टाइल है, ये 2x2 की है, तो यहाँ पे एक टाइल होनी चाहिए 3.5x4 फीट की। बस इस कमरे में 15-20 टाइलें लगे और बीच में वो ना हो, कट ना हो, बस सीधा। हमारे कजन साहब हैं कि उन्होंने घर बनाया है, सीढ़ियों में ग्रेनाइट लगवाया है। तो ग्रेनाइट सीढ़ी में एक टर्निंग आती है, उस टर्निंग के ऊपर ना एक स्टे आता है, हर सीढ़ी में आता है ना स्टे। उस स्टे के ऊपर उन्होंने कहा मुझे एक प्लेट चाहिए, पूरी ग्रेनाइट की सिंगल ट्रे चाहिए ऊपर लगी हुई, जोड़ नहीं होना चाहिए। अब खुदा के बंदे, वहां तो अच्छी क्वालिटी की अगर तू काली टाइल भी लगा लेता तो मैच हो जानी थी, आनी तो पैरों के नीचे। नहीं नहीं नहीं, पूरी ट्रे आनी चाहिए। ये है पाकिस्तान की तरक्की, मुआशी तरक्की की है हमने बहुत ज्यादा। अब इस जहनीत के साथ कौम कैसे तरक्की करेगी, मेंटेलिटी सोचिए जरा हमारी क्या है। हम इसको तरक्की कह रहे हैं, ठीक है। आज जर्मनी चले जाएं, आप किसी मुल्क में चले जाएं, इतने ज्यादा उनका शो ऑफ हो गया हुआ है। लेकिन भाई वो भी क्या करते हैं, पैसा ज्यादा तो शो ऑफ कर रहे हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, पहले वो इक्विपमेंट लेते हैं हमेशा, और इक्विपमेंट हमेशा वो लेटेस्ट लेते हैं। आप इंडियन फौज को देख रहे हैं, निक्कर पहनी होती है, गर्मी है निक्कर पहनो, ठीक है, रिलैक्स रहो, पैसे बचेंगे, ठीक है। गन अच्छी ले लो, डेड बॉक्स, क्या हाल है। हमारी अपनी फौज बहुत ज्यादा इसमें करती है, जहाँ पैसे बचते हैं बचाए जाते हैं, क्या हाल है। वो आईएसएस भी करके लड़के जाते हैं, तो हमें आदत होती खाना केयरलेसली, अच्छा खाना तो डाल दिया, खाना या नहीं खाना। वो पहले दिन ही क्या सजा देते हैं, बेल बजी, खाने का टाइम खत्म हो गया, प्लेटों में खाना ज्यादा डाला हुआ है, वो गिलास में डाल के पानी डाल के कहते चल भाई सूप है पी इधर आप इसे। आइंदा से खाना ध्यान से निकालेगा तो जितना खाना है उतने ही डालो, जरूरत क्या है फालतू खाने की। तो अल्टीमेटली बच्चा जो है ना, वो फिर बात को समझना शुरू कर देता है, ये जरूरी है, वरना अदरवाइज क्या होगा, लोग बात को समझ नहीं ना पाएंगे, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्या हाल है। अच्छा बच्चों, और एक चीज ये भी याद रखेंगे, मुल्क से बड़ा कोई नहीं होता, किसी की ईगो मुल्क से बड़ी नहीं, सबसे जरूरी हमारा पाकिस्तान है, देन ऑल अदर थिंग्स। हमारा हीरो हमारा मुल्क है। अच्छा बच्चों, अब आ गई अनसर्टेनिटी। कहता है इफ रिसेशन आ गया और लोगों ने बाइंग लेस कर दी, तो फिर तुम्हें क्या पता लोग खरीदेंगे ये चीज के नहीं, अनसर्टन हो गया ना, क्या हाल है बच्चों।
और दूसरी बात, डिस्टोर्ट द मार्केट। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे तो डिसइक्विलिब्रियम आने शुरू हो जाएंगे। कोई चीज आप महंगी कर देंगे और दूसरे मुल्क सस्ती कर देंगे, पूरी मार्केट बैठ जाएगी आपकी। लिहाजा रिग्रेस तो इसलिए है कि अमीर और गरीब बराबर दे रहे हैं। कास्ट पुश इसलिए कि जो चीजें लगनी मशीनों में उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। ब्लैक मार्केटिंग फिर उससे बढ़ती है। और आगे क्या बच्चों, अनसर्टन भी है। ज्यादा टैक्स लगा दिया तो पता नहीं लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। पता है पेट्रोल एक दो बहुत ज्यादा टैक्स लगा, 300 से ऊपर पेट्रोल चला गया, पेट्रोल की सेल नीचे आ गई। फिर हुकूमत को अंदाजा हुआ कि पेट्रोल 250 के करीब करीब रहे ना तो लोग खरीदते हैं। अगर बहुत ऊपर ले जाए तो लोग क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। अब बहुत सारे लोगों ने ईवी वाली बाइक लेनी शुरू कर दी, और उसकी बेसिक वजह ही यही है। क्या हाल है बच्चों, पैसा बचता है। और आगे क्या आ गया, डिस्टोर्ट मार्केट। क्या मतलब, मार्केट डिस्टोर्ट होती है क्या, कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जब लगाते हैं तो जो चीज के पुर्जे महंगे हो गए वो दूसरे मुल्कों में सस्ती बन रही है, तो आप उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। राइट बच्चों। आगे आगे क्या बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ ये चीज होती है जैसे एक जीडीपी नहीं बढ़ता, कहते हैं जी इस मुल्क का नेशनल इनकम किस, जीडीपी किस रेट से बढ़ रहा है, यानी आमदनी, और इसकी किस रेट से बढ़ रही है। तो जिन मुल्कों की जीडीपी 10% तक बढ़ रही है, जैसे इंडिया है या चाइना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस साल 100 रुपया, तो अगले साल क्या होगा, 110 रुपया उनके पास होंगे। इस साल 100 रुपया तो अगले साल कितने होंगे, क्योंकि वो हर साल अपने जीडीपी में 10% का। तो अगर 100 रुपया आमदनी तो अगले साल 110। 7 साल बाद इकोनॉमी के पास जितने 200 रुपया होगा, 100 की जगह डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस तरह तो 14 साल के अंदर वो मीशत पूरी दुनिया से आगे निकल जाएगी। कैसे, तो आप देखें कि जो है मतलब कि इस साल 100 है, अगले साल 10 बढ़ी 110 हो गई ना। तो 110 जो है, अगले साल जो 10 मिलेंगे वो 100 पे नहीं मिलेंगे, 110 में मिलेंगे। तो अगले साल 11 का इजाफा होगा, और उससे अगले साल 121 के ऊपर 10 आ जाएगा ना। इस तरह 6, 6.5, 7 साल में पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे अगले 7 साल में जो डबल है उसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। इस तरह वो मशीनें ज्यादा तेजी से तरक्की करती हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो ग्रोथ है इस वक्त तकरीबन 3.5 4 तक चला गया। खैर 3.5 4 तक चला गया। ये जो होती ना नून लीग की गवर्नमेंट, इसके दौर में जीडीपी ऊपर चला जाए। दे आर गुड इकोनॉमिक प्लानर्स, दे आर गुड इकोनॉमिक प्लानर। इनकी पिछली गवर्नमेंट में 5.8 पे चला गया था, 5.8 पे। तो अगर आप इनको 2-3 साल और स्पून के दे देते, धरने शरने ना करते, तो ये 8 पे चल जाए। और अगर ये 8 पे जाता तो आप लोग बेरोजगारी को भूल जाते। तो दे आर गुड इकोनॉमिक प्लानर, यानी कि ये जब इस दफा आए थे तो आपकी इकोनॉमी क्या हो रही थी, बैंक करप्ट, शिप खड़े थे, इंपोर्ट का माल आया हुआ था और पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि विद इन दिस, कितने मंथ हुए होंगे इन्हें, अब हमारे पास अब हमारे पास 4.5 महीने के इंपोर्ट के पैसे जेब में, यानी वी आर हैविंग 6 month ऑलमोस्ट इंपोर्ट पेमेंट्स बिल इन अवर पॉकेट। तो दिस इज व्हाट दे आर हैविंग, गुड प्लानिंग। तो इनके पास प्लानिंग अच्छी है। उसकी वजह क्या है कि ये इकोनॉमिस्ट को खुला चांस देते हैं कि आप काम करें। काम तो इकोनॉमिस्ट नहीं करना होता है ना, दे गिव देम एन ओपन चांस टू वर्क देम। नतीजा ये है कि ये बहुत जल्दी मीशत को संभाल लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता ये रहा है कि जब भी ग्रोथ ज्यादा होती है ना, साथ ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे जो है मुशर्रफ साहब के आखिरी दौर में तकरीबन 6% पे चले गए, तो नवाज शरीफ सब सड़कों पे आ गए, हमें अदलिया आज़ाद करानी है। बेड़ा गर्क हो गया सारा। अब मियाँ साहब पीपल्स पार्टी का सारा दौर जो है ना, वो तकरीबन 3%, 2.5%, 3% पे रहे हैं। मियाँ साहब आ गए, वो बैठे, तो इन्होंने फिर मीशत को पुशअप किया, कैसे भी किया। वो तकरीबन 5-8 पे चली गई, 5-8 पे चली गई। हमने कहा हमने नया पाकिस्तान बनाना है। वो नया पाकिस्तान बनाने लगे। डॉलर 110 का था, वो 180 पे चला गया।
नया पाकिस्तान बन गया। ठीक है जी। अब नया पाकिस्तान, फिर इमरान खान साहब आ गए, कोविड आ गया, फिर उसके बाद उसको कुछ थोड़ी समझ आ गई, फिर उसने भी मीशतदान बुलाए, हल किया, कुछ 4 तक चला गया, फिर हमने कहा हमने पुराना पाकिस्तान बनाना है, फिर हम पुराना बनाने लग गए। तो जो ये तब्दीलियां हैं ये गड़बड़ कर देंगी। अच्छा क्या है कि एक बंदा आप बैठ गया, आपको ग्रोथ दे रहा है, इसको 10 साल लगे रहने दो, चेंज ही ना करो। 10 साल दे दो इसको, कोई यार तू 10 साल चला। फिर उसके बाद अगला जो आएगा उसकी अपनी फिलोसफी है। इमरान खान साहब फर्ज करो वापिस आ जाते हैं 8-10 साल बाद, अब तो इसके भी 2 साल निकल गए गवर्नमेंट के कि नहीं? एक साल हुआ, जनवरी में हुए थे। जनवरी में साल हुआ तो समझो कि 4 रह गए, तो 9 साल बाद अगर वो आ जाते हैं तो फिर उनको 10 साल दे दो, वो 10 साल फिर आपने चलानी है, जैसे भी चलानी है। एक दफा झटका लगेगा, नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर उसको उतारो नहीं, फिर उसको चलने दो। जैसे 21 में इमरान खान को हटाने की, अब नहीं हटाना चाहिए था, अब ठीक था, अब चल रहा था क्या, वो कह रहे थे कि बैंकरप्सी का चांस बन गया था, लेकिन थोड़ा ऊपर आना शुरू हो गया था, थोड़े दिनों में और बेहतर हो सकता था, देखना चाहिए था। और इसी तरह 17 में नवाज शरीफ को निकालना नहीं चाहिए, बार बार चेंज ना कर। एक बंदा लाए, उसे 8-10 साल दे दें, जो वो करना चाहते हो उसे करने दें। अब जैसे मीशत स्टेबल हो रही है आपकी, हालात अच्छे हैं, पेट्रोल आ जाएगा वो 250 पे आ जाएगा, बिजली का यूनिट को 20-25 रुपए पे आ जाएगा, चलने दो, अपनी जेब चल रही है, खाना खा रहे हो, मौजे करो, क्या जरूरत है टेंशनें पालने की, क्या हाल है? इसको ज्यादा जज्बाती हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं यार ये अच्छा नहीं, वो प्यारा लगता है, वो आना चाहिए, फिर प्यारे का क्या अचार डालना है आपने? क्या हाल है? ये खूबसूरत नहीं, इसके बाल लगवा लो, क्या ख्याल है? लगा लें उसको, क्या यार खूबसूरत ही बनाना है ना, आपने सर्जरी करा लो चलो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लो वजीर आजम की आते सर्जरियां हुई, जो डिजाइन अवाम कहेगी वैसा बना देगा, जैसे माइकल जैक्सन की रानी है। तो ये कोई हल नहीं है जो हम करने जाते हैं। अल्टीमेटली थिंग इज दिस के सिस्टम बन गया है, अच्छा है या बुरा उसे चलने दो यार। देखो ना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह करी थी, क्यों करी थी? चलते निजाम को धक्का मत मारो, वरना वो एक दफा चाहते तो क्या था, चलनी थी हुकूमत, नहीं चलनी, क्यों करा था? कितने लोग भूखे मरेंगे, कितने लोग शहीद हो जाएंगे, तो इसलिए चलते निजाम को धक्का नहीं मारना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे सियासतदान सारे अहमक हैं, जज्बाती हैं, लेकिन ग्रेजुअली जो सीख चुके हैं उससे काम चलाएं, अब क्या हो सकता है, क्यों जी, क्या ख्याल है? क्योंकि सबसे जरूरी वो मजदूर है जो मजदूरी करके आज भी 20 रुपए की रोटी ले लेता है। और कितने में ले रहा था ये? अगर हम नया पाकिस्तान ना बनाते तो कितने की रोटी थी? 2-3 रुपए की थी। और आज कितने की है? 20 रुपए की। एक दफा फिर कुछ नया बनाओ, 80 रुपए की हो जाएगी। तीन से देखिए, तीन से अगर अगर 3 से 20 पे आ गई है इस चक्कर में कि हम नया बनाने जा रहे हैं, तो अगला नया बनाओगे तो की करोगे? तो उस गरीब पे रहम करो यार, अपने शौक पूरे करते जा रहे हो। ये कोई मतलब गुड्डी थोड़ी है कि मैंने ये रंग की नहीं, मैंने उस रंग की उड़ानी है। निजाम है, उसको चलाना चाहिए जैसे चल रहा है। ठीक है जी, राइट हो गया तो बस यही है, और क्या किया जा सकता है? और कोई हल भी हमारे पास नहीं है। फिर नया बंदा लाए, फिर स्टैब्लिशमेंट लड़े, वो लड़े, आप लड़े, आवाम सड़कों पे आए, फिर पूरे का पूरा निजाम बैठ जाए, इसमें कोई दूसरा आके हमारे ऊपर हमला करे और मुल्क ही कब्जा करे, और हम उसी चक्कर में रहे। फिर पता लगे हमारी गर्दनों के ऊपर किसी ने स्टेज बना के हुकूमत का ऐलान कर दिया, खुश रहेंगे हम? निजाम को, अगर अमन की कीमत बहुत बड़ी होती है, अगर है तो चलने दें। और दूसरी बात, वैसे ही यहाँ जंग के हालात हैं, अफगानिस्तान में हमारे जंग शुरू हो गई हुई है, वहां का एक इलाका है पाकिस्तान कब्जा करना चाहता है, वो हमारे जो है इसके ऊपर जो है हमारा एक इलाका है, उस पर तकरीबन कब्जा कर चुके थे वो, जहाँ से फड्डा शुरू हुआ है। बेसिकली जहाँ पे उन्होंने अटैक किया है, अहले तशी एक फैमिली जा रही थी, पारा चिनार पे कब्जा कर लिया था तालिबान ने तकरीबन, क्या समझेंगे? और वहां पे बहुत बड़ा फटा पड़ गया था। तो अब तो एक जंग हो रही है, तो जंग के हालात में तो वैसे ही घोड़े बदलने की जरूरत नहीं है। पहले अब इसका फैसला भी होना है, पता नहीं अब क्या बनता है क्या नहीं बनता। अच्छा बच्चों, एनीवे, अब हमारी ग्रोथ इस वक्त जा रही है तकरीबन 4 के करीब, अल्लाह करेगी 8-10 पे पहुंच जाए तो फिर तो हम भी इनके मुकाबले में
आ जाएंगे, ये साल बड़ा अहम है। अच्छा बच्चों, अब उन्होंने पूरा जोर लगाना है कि इनके आपस में कोई क्लैश हो जाए, पॉलिटिकल अनरेस्ट आए, ताकि ये नीचे रह जाए, और हमारा काम है हम अक्लमंदी से काम लें। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि देखिए ग्रोथ जो है दैट्स मीन्स के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम मीशत की ग्रोथ का अंदाजा लगाते हैं। देखिए जरा, पहली ग्रोथ इस पे आई थी, अगली ग्रोथ इस पे आएगी, उससे अगली देखिए कितने बड़े स्पैन पे चली गई है, यानी हर दफा स्पैन उससे डबल। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो कहते हैं कि आपको कैसे पता चलता है, तो उन्होंने ना एक एनालिसिस किया है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया उसके अलावा स्वीडन का और अमेरिका का, कि इन्होंने ग्रो कैसे किया। तो इन्होंने इनकी ग्रोथ की ना 4 स्टेजेस बनाई हैं, हमने 5 लिखी लेकिन 4 ही हैं। पहली है प्री टेक ऑफ स्टेज, जब कौम को एहसास हो जाए कि हमने रिवायात को छोड़ देना है और हमने मॉडर्न पे आ जाना है। यानी देखिए पहले हल किससे चलता है, बैल से, रवायती तरीका, ट्रेडिशनल। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर। तो माइकल पी टुडेरो कहता है कि ये जो बहुत बड़ा राइटर है, कहता है ये जो ट्रेडिशनल से मॉडर्न पे आना है, इसका मतलब है साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग। कि जब भी चेंज लानी हो ना, तो इंसान को क्या सोचना चाहिए, तो उस मुआशरे के लोग साइंसी बुनियादों पे सोचना शुरू करें पहले। ठीक है, क्या मतलब, मतलब यह है कि कुछ हमारे अंदर ना मिथ्स होती हैं, डॉगमास होते हैं, डॉगमास होते हैं तो हिम्मती की दे, यस। काला जादू हो सकता है, बद नजर हो सकती है, वगैरह वगैरह, काली बिल्ली रास्ता काट सकती है, वगैरह नंबर वगैरह, ऑफ 13। है ना। तो इस तरह की चीजें खत्म हो जाए और सोच किस पे चली जाए, साइंटिफिक वे पे। कि गाड़ी की ब्रेक नहीं लगाओगे, सही नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, बिल्ली का रास्ता काटने का इससे कोई ताल्लुक नहीं। नहीं है। मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, मेहनत करोगे पास हो जाओगे, पुपोगे तवीज वीज कोई चक्कर नहीं है। तो पहली बात यह है कि आप अपने आप को क्या करें, साइंटिफिक बुनियादों पे लेके आए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप आंटी कर लो। अच्छा, तो क्या ये एक साइंटिफिक बुनियादों पे सोचना कौम शुरू करे। और माइकल पी टुडेरो ये भी लिखता है कि इसके अंदर कौम के अंदर एक मोटिवेशन भी आनी चाहिए, और वो मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि हमने मांगना नहीं यार, बहुत हद हो गई, हमें शर्म आती है, कासा तोड़ो। और अब क्या है, थोड़ी है ना, तो पराए पराठे से अपनी सूखी रोटी अच्छी है, ये जज्बा पैदा करें, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंस पे आना शुरू हो। ठीक है जी। अब कल बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई बच्चों। एक डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान फाइटर जहाज तो बहुत अच्छे बना रहा है इस वक्त। तो कल इंडियन एयरफोर्स का जो हेड है वो चीख पड़ा है एक सेमिनार में, उसने कहा कि सन 1984 में आपने तेजस नाम का जहाज प्लान किया, और पहली फ्लाइट आपने 2001 में भरी जहाज। कितने सालों में, 16 साल बाद जहाज उड़ा। उसके बाद आप स्टैंडर्ड पे काम करते रहे, उसका स्टैंडर्ड इंप्रूव करते थे। हमने आपको 2009 में ऑर्डर दे दिया, हमें 40 तैयारे चाहिए, 40 तैयारों का आपको ऑर्डर दिया, और आज 2025 आ गया है, वो 40 तैयारे पूरे हमें मिले नहीं आज तक। बात ठीक कर रहा है वो, कि वो मिले नहीं है हमें आपसे। और सन 1984 में पाकिस्तान को तो फ्लाइंग का जहाज सारे मांग के ले रहा था, खरीद रहा था, F-16 अमेरिका से। तो आज 150 जहाज बनाकर अपना वो अपनी एयरफोर्स में शामिल कर चुके हैं। तो 150 जहाज का मतलब है तकरीबन 18 स्क्वाड्रन एयरफोर्स, 18 से 20 स्क्वाड्रन एयरफोर्स उनकी अपनी मजलिस, सॉरी 10 से 12 स्क्वाड्रन उनके अपने। और अभी वो उस पर काम कर रहे हैं कि हमने 3 बना लिया है, जो लेटेस्ट वर्जन है SCA रिवार्ड रेडार के साथ। और लेटर ऑन दे आर गोइंग टू मेक F-16 4, यानी JF-17 फोर्थ, थर्ड वर्जन आया, फोर्थ वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो वो कहता है आप देखिए आप कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं। और फिर कल के दिन ये हो गया कि हम हेलीकॉप्टर बहुत पीछे हैं। इंडिया एक आध हेलीकॉप्टर तो बनाने लग गया है, चिनूक नाम का ना। तो अब वो पाकिस्तान और टर्की का ये माहदा हो गया
टर्की कहता है हम अपने जो लेटेस्ट फाइटर हैं जो हम बचपन में देखते हैं ना, अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर था अपाची, उसी टेक्नोलॉजी सारी टर्की के पास। वो कहता है हम पाकिस्तान में बनाएंगे। दूसरा वो कहता है हम असेंबली लाइन शेयर करेंगे, कुछ काम कान 5th जनरेशन फाइटर के हम करेंगे, कुछ काम पाकिस्तान में होंगे। इस तरह मिलकर हम उसको बनाएंगे और बेचेंगे भी, यूज भी करेंगे। अब ये जो खबरें हैं मतलब कि ये तो कमाल है, यानी कि एक बंदा हमारा इतना कहाँ 80 अरब डॉलर, कहाँ 8 अरब डॉलर, कोई मुकाबला ही नहीं है। और जब सोच की बात होती है तो हम अच्छी खासी तो नहीं लगा रहे उसको। तो अगर ये हो जाता है तो मीन्स कि हम वो भी बनाने लग जाएंगे, हेलीकॉप्टर भी, एंड देन वी आल्सो वर्क ऑन द 5th जनरेशन फाइटर, तो बहुत आगे निकल जाएंगे इनसे। और स्पेस रिसर्च में बड़ी जल्दी आपको अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। स्पार्को ने भी काम किया है और आर्मी भी अब उनके साथ मिलके काम कर रही है, क्योंकि अब रास्ता कोई नहीं है। अगर हम साइंस में पीछे रह गए तो फिर मार खा जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब टेक ऑफ स्टेज में क्या होगा, हम एग्रीकल्चर का पैसा निकालेंगे और किधर लगा देंगे, इंडस्ट्री पे। अब यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यही अमेरिका में हुआ, यही स्वीडन में हुआ, यही ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो वो कहता है ये सारों में यही हुआ है। पहले रियलाइजेशन आई कि कदीम तरीके छोड़ो, मॉडर्न तरीके अडॉप्ट करो। दकियानुसी सोचे छोड़ो और नई सोच लाना शुरू करो। और दूसरा क्या बच्चों, टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज में क्या हुआ बच्चों, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई और ड्राइव टू मेच्योरिटी में आके टेक्नोलॉजी मोर रेलेवेंट हो गई और डाइवर्सिटी, यानी अब एक प्रोडक्ट नहीं, शीशे के गिलास भी आपके यहाँ बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके यहाँ बन रहा है, बसें भी बन रही हैं। ठीक है जी। तो ये आ गया क्या बच्चों, ड्राइव टू मेच्योरिटी। अब जहाज का क्या होता है कि अगर तो जमीन पे रगड़ खाता रहे तो कभी भी तेज नहीं उड़ेगा, लेकिन एक दफा टेक ऑफ कर गया तो फिर स्पीड मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी टेक ऑफ नहीं कर पाती। तो वंस इट इज टेक्ड ऑफ तो फिर एक एज आएगी, एज ऑफ मास कंजम्पशन, पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो जाएगी और फिर लोग आपको पैसे खर्च करते हुए बहुत ज्यादा नजर आएंगे। जैसे दुनिया के आप किसी मुल्क में चले जाएं, बड़े से बड़े अमीर मुल्क में सैर करने चले जाएं, चीने वहां आए होंगे। क्यों, अब उनका एज ऑफ मास कंजम्पशन आ गया है। BYC उनकी मोटर कंपनी है, दुनिया में दूसरे नंबर पे है। उनका जो मालिक है वो कहता है, या मेजर शेयर होल्डर है, तो उन्होंने डिसाइड ये किया हुआ है कि अपने लीडिंग एम्प्लॉयज को दुनिया की सैर पे भेजते हैं हर साल अपने खर्चे, क्योंकि अब उनकी एज क्या है, मास कंजम्पशन की। पाकिस्तान कहता है हम आपको कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हो, भाई क्या करना चाहते हो, लाओ जो लाते हो, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, पैसा है। तो डैम बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो वो देखे शीशे के पुल बना देते हैं यस क्रिएटिव रिक्रिएशनली। अच्छा उसमें पैर रखते हैं, कहता क्रैक पड़ता है। अब देखिए ये आइडिया किसी और के पास नहीं था, पहाड़ों के ऊपर उन्होंने ट्राम चलाई हुई है, सारे पहाड़ ट्राम पे बैठ के रुकते हैं। अब पाकिस्तान ने उनसे टेक्नोलॉजी थोड़ी सी मांगी है, तो अब पिंडी से एक ट्रेन चलाने लगे हैं मरी की तरफ। पिंडी में हम गाड़ी पार्क करेंगे, मरी में ग्लास ट्रेन पे बैठेंगे और पूरी मरी की सैर करके आ जाएंगे। इस तरह मिडिल क्लास भी वहां जा सकेगी। क्या हाल है। अब ये क्रिएटिव आइडियाज है, ये एक्चुअली दैट्स मेक्स अ डिफरेंस। ये डिफरेंस बोल देंगे फ्यूचर में जाकर, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट यू कैन से कि ये जनाब क्या आ गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल पे खर्चा। बसें, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, फ्रिजें खरीद रहे हैं, लाइफ अपनी बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो लोगों की लाइफ में ना एक चीज है, बच्चा स्कूल साइकिल पे जाता है, अभी भी तरक्की जितनी मर्जी हो जाए, कॉलेज भी साइकिल पे जाता है, यानी यहाँ वो पैसा खर्च करते नहीं। अच्छा घर वो इतने ही बनाते हैं, छोटा सा घर नहीं ज्यादा बड़ा बनाते। यस ये उनको पता नहीं क्या आदत है, जापानीज की भी ये आदत है, अपनी गाड़ी 600 सीसी रखी हुई है उन्होंने। और घर वो कैसा बनाते हैं, मतलब कि ये जैसे ये बनी हुई है ना, आप देख रहे हैं, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, स्टेज कहेंगे ना आप इसको। उनका टीवी लॉन्च में बनी होती है, इससे जरा थोड़ी सी छोटी, चारों तरफ बना लेते हैं, लेकिन जरा ऊंची, जिससे ये बैठने की जगह बन जाए। इस पे गद्दियां रख देते हैं, इस पे गद्दियां रख देते हैं और एक तरफ टीवी लगा देते हैं। फिर देखिए ना, ये अगर यहाँ हम गद्दी रख दें तो यहाँ कितने लोग बैठ जाएंगे, अराउंड यहाँ से यहाँ तक
6 बंदे बैठ जाएंगे, कुछ इस तरह बैठेंगे, कुछ उस तरह बैठेंगे, टीवी इधर लगा हुआ, ये टीवी लॉन्च है उनका। फर्नीचर आपने देखा है उनका, यूं सीधी करो अलमारी बन जाती है, नीचे वाला दराज खींचो तो बेड बन जाता है। ये क्यों आ रहे हैं पता है इसकी वजह क्या है? उनका घर बहुत छोटा बनाते हैं। इतनी जगह का घर तो किसी बड़े आदमी का घर होता है वो, ये हमारी क्लासरूम जितना। और बाकी सारे लैंड पे वो फर्टाइल फसलें उगाते हैं। फसल वाली जगह को तो इंडिया में भी नहीं कोई छेड़ता, और हमारे यहाँ वो जनाब जिया बग्गा तक LD एवेन्यू बन रहा है। हाँ जी। अब क्या काबिलियत है मेरी, मैं मेरा भी घर जो है 10 मरले का कनाल का है। हाँ जी। क्या तुक बनता तू? यार ये तो मतलब बिल्कुल ही हमने ऐसी मारी हुई है। तो ये इस वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है। प्रोडक्टिव लैंड को कौन घर बनाता है यार? एग्रीकल्चर लैंड पे कौन घर बनाता है? घर बनाने ब्राउन लैंड पे चले जाओ, कलर का सारा वेला पड़ा हुआ है, फसल उग ही नहीं सकती। इधर पिंडी के साथ पोठोहार रीजन है, थोड़ा पथरीला रेतला इलाका, वहां भी फसल नहीं होती, वहां शहर बना लो, बनाओ घर पे, क्या हाल है? तो वो लोग इस तरह प्लानिंग करते हैं, हम लोग तो बिल्कुल फारिग। अच्छा बच्चों, यहां तक बात सही हो गई। ये मैं छोड़ देता हूँ, ये जरा टेक्निकल बात आ गई। अब देखिए ग्रोथ के एडवांटेजेस क्या है। हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा। अब ये घरों का डिजाइन देखें जरा, ये देखें, है ये कुर्सी है, आपको नजर नहीं आ रही वैसे, है ना? इसलिए यूं करके दिखाते हैं, ये देखो। अब यहाँ बंदा बैठा हो लेटने के अंदाज में, नौकर जूस लेके आ रहा हो, आप टीवी लॉन्च देखें, खिड़की देखें जरा, और पौधा देखें कहाँ लगा हुआ, आप लोगों पे हो सकता है? नहीं हो सकता, सीए कर लो हो जाएगा। अच्छा बच्चों, तो हायर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाएगा आपको। और क्या बच्चों? एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास। और बच्चों फिजिकल बेनिफिट, GDP ग्रोथ होगा तो हुकूमत को भी टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे, तो क्या फायदा, मेरे जिंदगी अच्छा हो जाएगा, जॉब सबको मिलेगी। और फिजिकल बेनिफिट क्या है? हुकूमत को ज्यादा टैक्स मिलेगा, ज्यादा प्रोजेक्ट कर सकेंगे। जैसे चाइना गवर्नमेंट दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रही है, और वो इतना बड़ा डैम है, 66,000 मेगावाट बिजली, 60,000 मेगावाट। पाकिस्तान में टोटल में नहीं इतनी बनती, 66,000 मेगावाट बिजली। और बच्चों डिसएडवांटेज क्या है? पोल्यूशन, गरीब और अमीर का फर्क और पड़ जाता है। क्यों? जिनकी, अब देखे ना, टाटा वेला फैमिली है, या हमारे यहाँ ये मास्टर फॉर लैंड है जो बस बनाते हैं, यूटोंग बस, और वही मास्टर लैंड, वही निषाद कपड़े वाले हुंडई सेंट्रो भी बनाते हैं, तो वो तो और अमीर हो जाएंगे ना। और जो आम आदमी, उसको क्या मिलेगी? खाली नौकरी, शायद मुझे को 50-60 हजार वोट मेरा बढ़ जाए, ठीक है। तो गरीब पीछे रह जाएगा, अमीर और बढ़ जाएगा। क्या हाल है? दो शायद 6 और काली खुल जाएगा। अच्छा बच्चों, साथ इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा होगी, लोग खरीदने की ज्यादा कोशिश करेंगे, कीमतें ऊपर चली जाएंगी। लेकिन लोगों से मुकाबला करने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, लोगों को वर्किंग आवर्स ज्यादा काम करना पड़ेगा, और एक वक्त आएगा उनके ये हालात हो जाएंगे। कभी कभी मैं भी ऐसे ही लग रहा होता हूँ ना आपको, रात 2 बजे तक काम किया, सुबह 6, 7, 8 बजे यहाँ निकलने के लिए आ गए, है ना? तो बस का फोन आया होता, पता ही नहीं होता फोन किसका आया है। क्यों? बंदा खो जाता है, परेशान। तो ये क्या, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये चीजें आ जाती हैं, ये नुकसान भी है इसका। लाइफ ऐसी है ना बच्चों। चले कोई बात नहीं, आप लोग, अब यहाँ पे आज हम इसको खत्म कर रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे?